प्रसन्नता में वचन और क्रोध में निर्णय। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां ब्रिजेश नाम का मुखिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्रिजेश की शादी को बहुत साल हो चुके थे, मगर फिर भी उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हुए एक दूसरे से कहते हैं, हमारे गांव के मुखिया जी ने एक बांझ औरत से शादी की है, तभी तो वो मुखिया को एक वारिस नहीं दे पाई, वरना अभी तक मुखिया के बच्चे उनकी जिम्मेदारी संभालने के लायक हो जाते। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भले ही गांव के लोग मुंह पर अच्छी बातें करते हों, लेकिन पीठ पीछे हमेशा मुखिया जी की बीवी को बुरा भला कहते हैं। वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि ब्रिजेश हमारे गांव का मुखिया है और गांव का हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मुखिया जी की जिम्मेदारी किसी और को मिल जाए। ब्रिजेश ने संतान के लिए हर जगह प्रयास करके देख लिया था, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया, जिस वजह से उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मुखिया की पत्नी मीनाक्षी अपने पति की दूसरी शादी करने से बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुखिया की दूसरी शादी हो, जिस वजह से वो मंदिर में जाकर भगवान के सामने रोते हुए कहती हैं, हे भगवान, मेरे पति की दूसरी शादी होने से पहले ही मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि मैं अपने पति को संतान का सुख नहीं दे पा रही हूँ। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं या फिर मुझे संतान का सुख प्राप्त हो जाए। हे भगवान, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, ताकि मैं अपना घर बर्बाद होने से और अपने पति की दूसरी शादी होने से बचा सकूं। मीनाक्षी रोते हुए बेहोश हो जाती है कि तभी वहाँ पर शहर से एक व्यक्ति आता है, जो उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है। कुछ देर बाद मीनाक्षी को होश आते ही वो उस व्यक्ति से कहती है, मुझे क्या हुआ है? मैं यहाँ अस्पताल में कैसे आई? आप बिल्कुल मत घबराइए, आप सही सलामत अस्पताल में हैं। आप वहाँ मंदिर में बेहोशी की हालत में मुझे दिखी, तो मैं आपको तुरंत यहाँ लेकर आया। ये अस्पताल मेरा है और मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे अभी जल्द ही अपने घर जाना होगा, वरना मेरे पति मेरे घर में ना होने के कारण परेशान हो जाएंगे। चले जाइए बहन जी, लेकिन आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो मेरे अस्पताल में आ सकती हैं, क्योंकि आपकी हालत देखकर मैं समझ गया हूँ कि आपको कोई और परेशानी है। वक्त के चलते मुखिया दूसरी शादी के लिए रिश्ते की तलाश में हर जगह संदेश भिजवाता है, जिसमें से एक रिश्ते का संदेश मुखिया जी के पास आता है और वो लड़की देखने शहर चला जाता है। मुखिया को जाता देख मीनाक्षी बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर शंकर की कही हुई बात याद आ जाती है और वो तुरंत अस्पताल जाती है। वहाँ जाकर शंकर को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर वो उससे कहता है, बहन, तुम फिक्र मत करो। किसने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती हो? बल्कि हर काम का एक वक्त होता है और तुम्हें सिर्फ शांति रखनी है। और लोगों का क्या है, उनका काम ही है दूसरों को बुरा भला कहना। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा, मुझे हर काम में शांति रखनी चाहिए, लेकिन अभी मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मेरे पति ने दूसरी शादी की तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। बहन जी, जैसे हर बीमारी का इलाज है, वैसे ही इस समस्या का भी इलाज है। ये कुछ टेस्ट करवाने हैं, टेस्ट हो जाने के बाद ही हम तुम्हारा इलाज शुरू कर देंगे। शंकर को मीनाक्षी के कुछ टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है कि मीनाक्षी का शरीर खाना पीना समय पर नहीं खाने की वजह से कमजोर हो चुका था, जिस वजह से वो संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रही थी। वक्त के चलते मीनाक्षी ने अब खुद की सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू किया और वो हर काम समय से करती थी। एक दिन मीनाक्षी भावुक होकर मुखिया से कहती है, सुनिए, क्या आप सच में दूसरी शादी कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। माना कि मुझ में कुछ चीजों की कमी है, लेकिन कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, मैं आपको जल्द ही खुशखबरी देने वाली हूँ। देखो मीनाक्षी, मुझे जितना इंतजार करना था मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं एक मुखिया हूँ और मेरे बारे में गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं। आपको जैसा ठीक लगे अब वैसा कीजिए। मीनाक्षी ब्रिजेश से बात कर ही रही थी कि तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर
ब्रिजेश उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मीनाक्षी गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर ब्रिजेश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए डॉक्टर और मीनाक्षी से कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ मीनाक्षी, धन्यवाद। मुझे माफ कर दो, मेरा दूसरी शादी करने का फैसला गलत था, लेकिन मैं क्या करता। गांव के सभी व्यक्तियों का मेरे प्रति बर्ताव कुछ ठीक नहीं था और कुछ लोगों ने तो दूसरी शादी करने की सलाह दे रखी थी। आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि आपकी जगह कोई और होता तो कभी इतना इंतजार नहीं करता। वो तो तुरंत ही शादी कर लेता, लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, जो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और धन्यवाद मेरा नहीं, बल्कि डॉक्टर साहब का कीजिए, जिन्होंने मेरा इलाज करके मुझे सही सलाह दी। नहीं बहन जी, ये तो मेरा फर्ज है और मैंने एक डॉक्टर होने के नाते अपना फर्ज निभाने की पूरी कोशिश की, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। शायद भगवान को यही मंजूर था, इसलिए उसने देर से ही सही, लेकिन आपको संतान देकर बहुत बड़ी प्रसन्नता दी। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी खुशी के चलते मैं गांव वालों को एक वचन देना चाहता हूँ। जिस दिन मेरी संतान का जन्म होगा, उस दिन गांव वालों को कुछ अलग उपहार दूंगा, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। देखिए, प्रसन्नता में ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए जिससे आगे चलकर हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। मुखिया मीनाक्षी का बहुत ख्याल रखने लगता है, जिसके चलते मीनाक्षी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। मुखिया अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और गांव वालों से प्रसन्न होकर कहता है, भाइयों और बहनों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। इसलिए मैं आप सबको वचन देता हूँ कि मेरी तरफ से 5 महीने का राशन आप सबको मुफ्त मिलेगा। मुखिया जी, आप सच कह रहे हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। 5 महीने का राशन, वो भी मुफ्त? मुखिया जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आखिर आपके घर में भी बच्चे की किलकारी गूंज उठी। भगवान आपको और आपकी संतान को हमेशा खुश रखे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं सबको जरूरत से ज्यादा ही राशन बांटूंगा, क्योंकि भगवान ने मेरी प्रार्थना जो सुन ली है। मुखिया अपने वचन के मुताबिक हर महीने घर का राशन, जिसमें खाने का तेल, चीनी, दाल और भी जरूरत का सामान मुफ्त बांटता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन गांव का एक व्यक्ति मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आपके 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गांव के नियम के अनुसार अब मुखिया बनने का अवसर गांव के किसी और व्यक्ति को मिलना चाहिए। हाँ मुखिया जी, महेश भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुखिया बनने का अधिकार सबका है और ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने मुखिया का पद छोड़कर अपने घर के मामलों में कुछ ज्यादा ही रुचि दिखाई है, जिस वजह से गांव वालों ने फैसला किया है। क्योंकि आप अपनी संतान में इतना खो गए हैं कि आपको हम गांव वालों की कोई खबर ही नहीं रही। ये कैसी बात कर रही हो शीतल बहन? बल्कि सबसे पहले मेरे प्रति जितनी भी जिम्मेदारी थी, वो सारी मैंने ईमानदारी और पूरी लगन से निभाई है। मैं कभी भी अपने फर्ज के बीच घर की स्थिति लेकर नहीं आया। मैंने सबसे पहले इस गांव के सभी व्यक्तियों की जरूरतों को समझा और उन सबको बराबरी का हक दिलाया है। ब्रिजेश जी, जो नियम बरसों से चलता आ रहा है, हम उसी आधार पर हमारा हक मांग रहे हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर मुखिया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो दिन भी आ ही जाता है जिस दिन ब्रिजेश से मुखिया का पद छीन लिया जाता है। और मुखिया का पद कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि वही व्यक्ति छीनता है जिसने उससे हक की बात की थी। मुखिया का पद छिन जाने के बाद ब्रिजेश बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है और वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से गांव के सभी लोग उसे ताना मारते हुए कहते हैं, देखो तो पुराने मुखिया को, प्रसन्नता में तो बहुत वचन पर वचन दिए जा रहा था और अब वचन पूरा नहीं कर पा रहा है। मुखिया जी, आपके हालात तो बहुत खराब हो चुके हैं। जब आपसे वचन पूरा नहीं हो रहा था तो आपने वचन दिया ही क्यों? अब हम लोगों का तो बहुत नुकसान हो गया है ना। ब्रिजेश, तुम्हें सोच समझकर वचन देना चाहिए था। गांव के सभी व्यक्ति ब्रिजेश को भला बुरा कहने लगते हैं, जिस कारण वो क्रोध में आकर गांव वालों को पहलवानों से धमकाने का निर्णय लेता है, जिससे उसकी समस्या
और बढ़ जाती है और वो परेशान हो जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर मीनाक्षी उससे कहती है, सुनिए, आपने प्रसन्नता में आकर गांव वालों को वचन दिया और क्रोध में आकर गलत निर्णय किया, जिस वजह से आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी बात मानिए तो गांव वालों से माफी मांग लीजिए, हो सकता है वो आपको माफ कर दें। हाँ मीनाक्षी, तुम सही कह रही हो। मैंने अनजाने में ही सही, लेकिन प्रसन्नता में वचन और क्रोध में निर्णय लेकर गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। लेकिन क्या गांव वाले मुझे माफ कर पाएंगे? मुझे गांव के सभी व्यक्ति पर पूरा यकीन है। वो आपकी ऐसी स्थिति देखकर खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप उनसे माफी नहीं मांगेंगे तो हो सकता है आपके प्रति उनका गुस्सा और बढ़ जाए। जैसा मीनाक्षी ने कहा, ब्रिजेश वैसा ही करता है और गांव वालों से माफी मांगता है, जिसके बाद गांव के लोग ब्रिजेश की आर्थिक स्थिति देखकर उसे माफ कर देते हैं और प्रसन्न होकर एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं, भाई और बहनों, हम सभी ने देखा कि ब्रिजेश जब मुखिया के पद पर था तो उसने बहुत ईमानदारी से अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी की थी। क्यों ना हम सब मिलकर उसे फिर से एक नया मौका दे दें? हाँ रोहन, तुम सही कह रहे हो। वैसे भी ब्रिजेश जी ने जो भी किया वो क्रोध में किया, जिसका उन्हें पछतावा है, लेकिन उन्होंने माफी मांगकर बहुत ही सही काम किया है। गांव के लोग मिलकर महेश मुखिया के पास जाते हैं और उसे मुखिया के पद से हटाने के लिए दरख्वास्त करते हुए कहते हैं, मुखिया जी, हम सब गांव वालों ने फैसला किया है कि अब मुखिया का पद ब्रिजेश को वापस दिया जाएगा, क्योंकि हमारी नजर में वही इस पद को संभालने के योग्य है। वैसे आपने भी काम बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी किए हैं जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि आपने गांव के कुछ नियम बदल दिए हैं। जैसे गांव में कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान आप जल्दी नहीं निकालते और ना ही हमारी सुनवाई जल्दी होती है। ब्रिजेश ने मेरे खिलाफ तुम सबको इतना भड़का दिया है कि तुम उसके लिए मुझे मुखिया के पद से हटाना चाहते हो। भूल गए उसने तुम सबके साथ क्या क्या सुलूक किया है? पहले प्रसन्नता में बहुत कुछ वचन दिए और क्रोध में आकर ऐसा निर्णय लिया कि तुम सबकी बेइज्जती की और तुम सबको बेदखल कर दिया। ये सब हमारी आपस की बातें हैं और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इन बातों को बीच में ना लाओ। जितना हक तुम्हारा मुखिया के पद पर है, उससे कहीं ज्यादा हक हमारा है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम अपने हिसाब से इस गांव का मुखिया चुन सकते हैं। वक्त के साथ महेश की असलियत सबके सामने आ जाती है, क्योंकि उसने सभी लोगों के साथ ज्यादती करना शुरू कर दिया था। जो कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ जाता तो वो उसकी सारी सुविधाएं बंद करवा देता था। गांव की ऐसी हालत देखकर ब्रिजेश ने उनका सहयोग करने की ठान ली और वो महेश मुखिया से बात करते हुए कहता है, महेश, शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी इस गांव का मुखिया रह चुका हूँ और इतने नियम कानून तो मुझे भी पता है। जितनी ज्यादती तुम इन गांव वालों पर कर रहे हो बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर दूंगा। हाँ, जाओ, अब तुम ही बचे हो। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने मुखिया के पद पर बहुत हुकूमत की है, लेकिन मैं अब तुम्हें और मनमानी नहीं करने दूंगा। देखते हैं एक मुखिया में ज्यादा ताकत होती है या इस गांव की एकता में। हम सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत करेंगे। सोच लो, अगर हमने शिकायत की तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और वैसे भी अब मैं हर निर्णय समय के मुताबिक शांति से लेने लगा हूँ। प्रसन्नता में वचन और क्रोध में निर्णय लेने का भुगतान मैं भुगत चुका हूँ, इसलिए अब मैं हर फैसला समझदारी और शांति से करता हूँ। ब्रिजेश की बातें सुनकर महेश डर जाता है और वो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद गांव वाले फिर से ब्रिजेश को अपना मुखिया बना देते हैं। इसी प्रकार ब्रिजेश को सबक मिल जाता है कि प्रसन्नता में कोई वचन ना दे और क्रोध में कोई निर्णय ना ले। कहानी से सीख, हमें प्रसन्नता में ऐसा कोई वचन नहीं देना चाहिए जिसे पूरा ना कर सके, और ना ही हमें क्रोध में आकर गलत निर्णय करना चाहिए। इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लें ताकि आगे कोई कष्ट ना हो।